कभी सोचा है कि जब हम जियो और एयरटेल के बीच में चुनते हैं या अमेज़न और फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं, तो क्या ये असली चॉइस है? या सिर्फ एक चॉइस का भ्रम? हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हैं? ये सवाल बहुत गहरा है और इसकी जड़ें मतलब आज में नहीं है। आज हम एक ऐसे सिस्टम को एक चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करेंगे जिसे लगभग 150 साल पहले एक आदमी ने बनाया था। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आज भी हमारी जिंदगी के हर मिनट को कंट्रोल कर रहा है। चाहे हम उसे महसूस करें या ना करें। और उस आदमी का नाम था जॉन डी रॉकफेलर। ज्यादातर लोग उसे अमेरिका के पहले अरबपति के तौर पर जानते हैं। हाँ, लेकिन आज हम उसे सिर्फ एक अमीर आदमी की तरह नहीं देखेंगे। नहीं, आज हम उसे एक मेथड बनाने वाला, एक आर्किटेक्ट के रूप में देखेंगे। और ये वही मेथड है जिसे आज मुकेश अंबानी से लेकर जेफ बेजोस और बिल गेट्स तक सब इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हमारी आज की चर्चा का मिशन रॉकफेलर की बायोग्राफी सुनाना नहीं है। हम उस ब्लूप्रिंट या सीक्रेट फॉर्मूला को डिकोड करेंगे जिसके दम पर दुनिया की लगभग हर बड़ी मोनोपोली बनी है। और सबसे हैरान करने वाला सवाल ये है, 1911 में जब अमेरिकी सरकार ने उसकी कंपनी को मतलब अवैध बताकर टुकड़ों में तोड़ दिया, तो वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया? तो चलिए इस चक्रव्यूह की पहली परत खोलते हैं। किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके बचपन में झांकना जरूरी है। और रॉकफेलर के दिमाग में तो दो बिल्कुल उल्टी दुनियाएं एक साथ रहती थीं। हाँ, एक तरफ उसके पिता बिग बिल, वो एक नंबर के धोखेबाज थे। कॉन मैन। बिल्कुल, वो खुद को कैंसर स्पेशलिस्ट बताकर गांव-गांव घूमते थे और क्या बेचते थे, मतलब दवा के नाम पर? कच्चा तेल और शराब उसे एक शीशी में मिलाकर कहते थे ये कैंसर का रामबाण इलाज है। उनका बस एक ही उसूल था, पैसा कमाओ चाहे जैसे भी। और दूसरी तरफ थी उसकी माँ इलाइजा, जो बेहद धार्मिक और अनुशासित थीं। वो अपने बच्चों को एक एक पैसे का हिसाब रखना सिखाती थी। तो एक तरफ बाप की चालाकी और दूसरी तरफ माँ का डिसिप्लिन, और ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक साबित हुआ। उसके बचपन का एक किस्सा है जो उसकी पूरी साइकोलॉजी की नींव रखता है। हाँ, वो किस्सा जब उसके पिता बिग बिल ने उसे एक ऊंची कुर्सी पर खड़ा किया और कहा, कूद जाओ बेटा, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। और वो कूद गया होगा अपने पिता पर भरोसा करके। हाँ, वो कूद गया और जैसे ही वो हवा में था, उसके पिता ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अरे बाप रे! वो तो मुंह के बल जमीन पर गिरा होगा। बिल्कुल। और उसका बाप उसके पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जिंदगी में एक बात याद रखना, किसी पर भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। इस एक घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया होगा। बदल दिया। उसने अपने इमोशंस पर ताला लगाना सीख लिया। कहते हैं कि बाद में बिजनेस मीटिंग्स में उसकी चुप्पी लोगों को डराती थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता था, वो बस दिमाग में हिसाब लगाता था। तो ये तो हुई उसकी साइकोलॉजी की बात। लेकिन किसी भी जीनियस को चमकने के लिए एक सही मौके की जरूरत होती है। और रॉकफेलर के लिए वो मौका आया 1859 में। हाँ, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जमीन के नीचे से काला सोना निकला, कच्चा तेल, और पूरी दुनिया जैसे पागल हो गई। आज के क्रिप्टो या एआई रश जैसा कुछ। एग्जैक्टली। हर तरफ अफरा तफरी थी, लोग घर बार छोड़कर पेंसिल्वेनिया भाग रहे थे, इस उम्मीद में कि एक गड्ढा खोदेंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे। लेकिन 20 साल का जॉन रॉकफेलर वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं बना। उसने वो किया जो वो सबसे अच्छा करता था, गणित लगाया। हाँ। उसने देखा कि तेल निकालना एक जुआ है, रिस्क बहुत है, लेकिन एक चीज पक्की थी, चाहे तेल कोई भी निकाले, उसे साफ तो करवाना ही पड़ेगा ताकि उससे केरोसिन बन सके। और उस वक्त बिजली नहीं थी, हर घर में लैंप चलाने के लिए केरोसिन चाहिए था। वो उस वक्त का डेटा था, हर घर की जरूरत। तो रॉकफेलर का फैसला बहुत साफ था, मैं गड्ढे नहीं खोदूंगा, मैं तेल को प्रोसेस करूंगा। उसने अपनी पहली रिफाइनरी लगाई। लेकिन वो अकेला नहीं था, कंपटीशन बहुत तगड़ा था। और यहीं पर रॉकफेलर ने वो दो हथियार बनाए जिन्होंने बिजनेस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यही है वो ब्लूप्रिंट। बिल्कुल। उसका पहला हथियार था वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, पर है बहुत सिंपल। इसे एक चाय की दुकान के उदाहरण से समझते हैं। आप दूध वाले से दूध लेते हैं, चीनी वाले से चीनी, कप वाले से कप। और हर कोई मुझसे अपना अपना प्रॉफिट कमा रहा है, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। एग्जैक्टली। रॉकफेलर ने भी यही देखा। वो तेल रखने के लिए लकड़ी के बैरल खरीदता था। एक बैरल की कॉस्ट पड़ती थी $2.50। उसने हिसाब लगाया और कहा, मैं किसी और से क्यों खरीदूं? हाँ, और उसने खुद का एक जंगल खरीद लिया, अपनी लकड़ी काटी, अपनी फैक्ट्री में खुद के बैरल बनाए। जानते हैं कॉस्ट कितनी पड़ी? कितनी? सिर्फ 96 सेंट्स। $2.50 से सीधा $1 से भी कम। हाँ,
उसने अपने खुद के ट्रक्स खरीदे, अपनी वेयरहाउसेस बनाए, यहाँ तक कि कीले और गोंद बनाने वाली कंपनियां भी खरीद लीं। मतलब सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल। इसका आज का सबसे बड़ा उदाहरण तो रिलायंस जियो है। मुकेश अंबानी सिर्फ सिम नहीं बेचते। नहीं, वो समंदर के नीचे केबल भी खुद बिछाते हैं, टावर्स भी खुद लगाते हैं। और उस पर चलने वाला कंटेंट जियो सिनेमा भी खुद बनाते हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन। जब आप सब कुछ खुद करते हैं तो आपकी कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि कोई और कंपनी प्राइस में आपसे लड़ ही नहीं सकती। और यहीं से आता है रॉकफेलर का दूसरा और सबसे खतरनाक हथियार, जिसे इतिहास में द क्लीवलैंड मैसेकर कहा गया। हाँ, क्लीवलैंड का नरसंहार। कॉस्ट कम होने के बाद रॉकफेलर ने अपना असली खेल शुरू किया। 1872 में उसने क्लीवलैंड के बाकी 25 रिफाइनरी मालिकों को एक-एक करके अपने ऑफिस में बुलाया। और क्या ऑफर दिया? एक सीधा सा ऑफर। देखो, मेरी कॉस्ट तुमसे आधी है, अपनी रिफाइनरी मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे और अपनी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल के शेयर दूंगा। अगर मना करोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एक मिनट, ये सुनकर तो मुझे 2016 का जियो वाला दौर याद आ रहा है, जब सब कुछ फ्री मिल रहा था, फ्री डेटा, फ्री कॉल्स। ये हूबहू वही प्लेबुक है। क्या ये वही सेम प्लेबुक है जो 150 साल पहले लिखी गई थी? एग्जैक्टली वही। जिन्होंने रॉकफेलर की बात मानने से इनकार किया, उसने उनके इलाके में केरोसिन के दाम इतने गिरा दिए कि वो हर बैरल पर लॉस में बेचने लगे। और रॉकफेलर लॉस सह सकता था क्योंकि उसकी जेब गहरी थी और कॉस्ट पहले से ही बहुत कम थी। नतीजा, सिर्फ 3 महीने के अंदर क्लीवलैंड की 26 में से 22 रिफाइनरीज रॉकफेलर की हो गईं। ये है मोनोपोली का दूसरा नियम, पहले किसकी सांस उखड़ती है। और भारत में भी यही हुआ। जियो के आने के बाद डोकोमो, एयरसेल, टेलीनॉर सब बंद हो गए। हाँ? वोडाफोन और आइडिया को मजबूरी में मर्ज होना पड़ा। बिल्कुल। और 1880 आते आते जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका का 90% तेल कंट्रोल कर रहा था। ये बिजनेस नहीं, एक तानाशाही बन चुकी थी। जाहिर है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा होगा। अखबारों में उसके कार्टून छपते थे जिसमें उसे एक ऑक्टोपस की तरह दिखाया जाता था। हाँ, जो अपने हाथों से रेलवे, बैंक, पॉलिटिशियन सबको जकड़ रहा है। सरकार पर जबरदस्त दबाव था कि इस मॉन्स्टर को रोको। लेकिन कोई कानूनी अड़चन थी, है ना? हाँ, उस जमाने में कानून था कि एक स्टेट की कंपनी दूसरी स्टेट की कंपनी को खरीद नहीं सकती थी। तो रॉकफेलर ने इसका भी एक तोड़ निकाला। और वो क्या था? उसने एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसे कहा गया द ट्रस्ट। उन्होंने कहा, हम कंपनियां नहीं खरीदेंगे, हम बस उनके सारे शेयर्स खरीदकर एक ट्रस्ट के कंट्रोल में डाल देंगे। अरे वाह! तो ये कानून की आंखों में धूल झोंकने का तरीका था। हाँ, पर्दे के पीछे से कुछ लोग पूरे देश की तेल कंपनियों को कंट्रोल करते थे। तो यहीं से आज की होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट निकला, जैसे अल्फाबेट जो गूगल, यूट्यूब सबको ओन करती है, या मेटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को ओन करती है। बिल्कुल। रॉकफेलर कहता था, मैं तो कुछ ओन ही नहीं करता, ये तो बस एक ट्रस्ट है। लेकिन असलियत में वो अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इस आदमी के दिमाग में चलता क्या था? क्या उसे जरा भी बुरा नहीं लगता था? इसका सीधा जवाब है नहीं। रॉकफेलर को लगता था कि वो भगवान का काम कर रहा है। भगवान का काम? हाँ, उसका एक बहुत मशहूर कोट है, कॉम्पिटिशन इज अ सिन, यानी प्रतियोगिता एक पाप है। उसका मानना था कि जब 10 लोग एक ही काम करते हैं तो अराजकता फैलती है। अगर एक बड़ी एफिशिएंट कंपनी सब कुछ कंट्रोल करेगी तो तेल सस्ता होगा और लोगों का ही भला होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ अपनी हरकतों को सही ठहराने का तरीका नहीं था? देखिए, ये एक ग्रे एरिया है। अगर हम सिर्फ डेटा देखें तो उसकी बात में दम लगता है। उसने केरोसिन की कीमत 26 सेंट से घटाकर 8 सेंट्स कर दी थी, तो वो लोगों को सस्ता माल दे रहा था। हाँ, लेकिन बदले में उनकी आजादी, उनके विकल्प छीन रहा था। और इस पावर की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी? बहुत बड़ी। 40-50 की उम्र तक आते आते उस पर इतना मेंटल प्रेशर था कि उसके शरीर के सारे बाल झड़ गए, भौंएं, पलकें, सब गायब। सच में? हाँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी सिर्फ दूध और क्रैकर्स खाकर जिंदा रहता था, क्योंकि उसका पेट तनाव के कारण खाना पचा नहीं पाता था और रात को बिस्तर के पास एक लोडेड रिवॉल्वर रखकर सोता था। और फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्टैंडर्ड ऑयल एक अवैध मोनोपोली है और इसे तोड़ दिया जाए। बिल्कुल, कोर्ट ने आदेश दिया कि स्टैंडर्ड ऑयल को 34 छोटी-छोटी कंपनियों में तोड़ दो। पूरे देश में जश्न मनाया गया होगा, तानाशाह का अंत। हाँ, लोगों को लगा कि रावण मर गया, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। मतलब
मतलब ये कि कंपनी टूटने के बाद भी रॉकफेलर उन सभी 34 नई कंपनियों का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। अच्छा। और जैसे ये कंपनियां अलग हुईं और एक दूसरे से कंपटीशन करने लगीं, इन सभी कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू आसमान छू गई। एक्सॉन, मोबिल, शेवरॉन, अमोको, ये सब उसी के टुकड़े हैं। तो उसकी दौलत कम होने के बजाय 3 गुना बढ़ गई और वो दुनिया का पहला बिलियनियर बन गया। यानी वो हार कर भी जीत गया। सीख ये है कि अमीर लोग सिस्टम के टूटने से नहीं डरते, क्योंकि सिस्टम उन्होंने ही बनाया होता है। वो सिस्टम के टुकड़ों के भी मालिक होते हैं। आज एक्सॉन और मोबिल वापस मर्ज होकर एक्सॉन मोबिल बन गए हैं। सिस्टम टूटा नहीं, बस उसने शक्ल बदल ली। अपनी जिंदगी के आखिरी 40 साल रॉकफेलर ने अपनी इमेज सुधारने में लगा दिए। हाँ, दान पुण्य का रास्ता अपनाया, रॉकफेलर फाउंडेशन बनाया, यूनिवर्सिटीज खोली, मेडिकल रिसर्च में करोड़ों डॉलर का दान दिया। समाज सेवा। कहने को तो यही थी, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये भी कंट्रोल का ही एक तरीका था। 3 बड़े फायदे थे। पहला, टैक्स बचाया। दूसरा, इमेज क्लीनिंग, ठग से मसीहा बन गया। और तीसरा और सबसे जरूरी फायदा था प्रभाव, इन्फ्लुएंस। जिस यूनिवर्सिटी को आप फंड करते हैं, वहां क्या पढ़ाया जाएगा इस पर आपका असर होता है। जिस मेडिकल रिसर्च को आप पैसा देते हैं, वो किस तरह की दवा बनाएगी, इस पर आपका कंट्रोल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक विवादित कनेक्शन ये भी सामने आता है कि आज का जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, जो फार्मा कंपनियों पर आधारित है, उसकी नींव रॉकफेलर फाउंडेशन ने रखी थी। क्यों? क्योंकि कई दवाइयां बनाने में पेट्रोकेमिकल्स यानी स्टैंडर्ड ऑयल से निकले केमिकल्स ही इस्तेमाल होते थे। तो उसने एक ऐसा मेडिकल सिस्टम प्रमोट किया जो उसके अपने बिजनेस के लिए फायदेमंद था। आज बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग भी तो यही फॉर्मूला अपना रहे हैं। पहले मोनोपोली बनाओ, फिर फाउंडेशन बना के दुनिया को बदलो। एग्जैक्टली। तो अब इस 150 साल पुरानी कहानी का आज के भारत से क्या लेना देना है? लेना देना ये है कि रॉकफेलर का ब्लूप्रिंट आज हर जगह काम करता दिख रहा है। टेलीकॉम में सिर्फ 2-3 बड़े प्लेयर्स बचे हैं, जियो, एयरटेल। और अब कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। बिल्कुल। ई कॉमर्स में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, फूड डिलीवरी में ज़ोमैटो और स्विगी। इन सभी का गेम प्लान वही रॉकफेलर वाला लगता है। वही 3 स्टेप का गेम प्लान है। पहला, प्रेडेटरी प्राइसिंग करके कंपटीशन को खत्म कर दो। दूसरा, जब मार्केट पर कब्जा हो जाए तो कीमतें बढ़ाकर सालों का प्रॉफिट कमाओ। बिल्कुल। और मुकेश अंबानी ने तो वर्टिकल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूरी तरह अपना लिया है। तेल से रिटेल, रिटेल से टेलीकॉम और मीडिया तक। आप सुबह जियो के फोन पर न्यूज़ 18 देखते हैं, ऑफिस जाते वक्त रिलायंस के पंप से पेट्रोल भरवाते हैं और शाम को जियो मार्ट से सब्जी मंगाते हैं। हम एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। जॉन डी रॉकफेलर का एक बहुत ही भयावह कोट है, आई डोंट वॉन्ट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर्स। मुझे सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे काम करने वाले मजदूर चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जो इतना सुविधाजनक हो कि लोग सवाल पूछना ही बंद कर दें। तो सवाल यह है कि इस सिस्टम में एक आम इंसान क्या करे? लड़ना और बचना शायद सही शब्द नहीं है, लेकिन 3 चीजें की जा सकती हैं। पहली, अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनके पार्टनर बनो। इन कंपनियों के विक्टिम बनने के बजाय इनके शेयर खरीदकर इनके पार्टनर बनो। दूसरा, जाल को पहचानो। जब कोई चीज फ्री मिले तो समझ जाओ कि प्रोडक्ट आप है, चाहे वो जियो का फ्री डेटा हो या गूगल की फ्री सर्च। कीमत आपका डेटा और आपकी आजादी है। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी, फाइनेंशियल एजुकेशन। रॉकफेलर की तरह एक एक पैसे का हिसाब रखना सीखें। समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि हम सिस्टम के मजदूर नहीं बल्कि खिलाड़ी बन सकें। इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। रॉकफेलर कोई हीरो या विलन नहीं था, वो एक आर्किटेक्ट था जिसने हमारी आज की दुनिया का नक्शा बनाया। अब ये हम पर है कि हम उस नक्शे में एक अनजान किरदार बनकर खोए रहते हैं या अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जवाब कहीं आसपास ही छुपा है।